नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले भाषण ने बीजेपी को काफी मिर्ची लगाई है और इस भाषण ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि किस तरह की राजनीति की जाएगी अब आने वाले सालों में और आने वाले संसद सत्र के दौरान। और इसी को लेकर कल आधी रात को राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। रात करीब 2 बजे राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसको पढ़कर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनके घर ईडी की रेड होने वाली है। तो ये बड़ी खबर है कि अब राहुल गांधी को भी ईडी के दायरे में घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई दिन में ट्वीट किया हो, किसी और समय ट्वीट किया हो। अचानक से रात के करीब 2 बजे उनका ये ट्वीट आना कई और इशारा करता है और आखिरकार वो कौन से सूत्र हैं और इन जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें एक बहुत ही बढ़िया ज़िक्र किया है और उसमें उन्होंने 2 इन 1 लिखा है और वो किसके लिए उपयोग किया है इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी का ट्वीट दिखाना चाहेंगे। तो राहुल गांधी का ट्वीट आप देखिए लिखा हुआ है कि अपेरेंटली 2 इन 1 डिडंट लाइक माय चक्रव्यूह स्पीच, यानी कि जो 2 इन 1 है उन्हें मेरा ये चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया और ईडी के सोर्सेस के जरिए उनको जानकारी मिली है कि उनके घर पर रेड मारने की तैयारी चल रही है, तो वो बाहें फैलाकर इसका इंतजार कर रहे हैं। जिसको आना है वो आए और चाय और बिस्किट उनकी तरफ से। तो ये 2 इन 1 कौन है? इस बारे में तो राहुल गांधी ने कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन जिस तरह के हमले वो लगातार करते आए हैं चुनावों के दौरान, तो काफ़ी कुछ ज़ाहिर होता है कि आखिरकार ये 2 इन 1 कौन है? तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी सर से। सर आपको क्या लगता है कि आखिर ये 2 इन 1 कौन है? और इस ईडी की रेड को लेकर जो ये ट्वीट है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? जय संविधान। देखिए, अब एक बात तो ये स्पष्ट है कि 2 इन 1 जो होंगे ये एक ही राज्य के होंगे, ये गुजरात के होंगे। ये तो देखिए निर्विवाद सत्य है कि आज के तारीख में ज्यादातर चाहे वो राजनीतिज्ञ हो नंबर 1 नंबर 2, पूंजीपति हो नंबर 1 नंबर 2, वो सब गुजरात के हैं। जो संसद भवन लीक किया है उसका भी सुना है, आप ही ने कल बताया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी गुजरात का है। तो ये तो चलिए मान लीजिए कि वो गुजरात का ही होगा, गुजरात के अलावा किसी अन्य राज्य का नहीं होगा, नंबर एक। अच्छा, दूसरा, एक वहां पे संसद भवन चू रहा था तो उसके नीचे एक नीले रंग की बाल्टी लगा दी गई। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक राय देना चाहता हूं कि अपना कमल चुनाव चिन्ह, क्योंकि राहुल गांधी ने कमल को भी विवादास्पद बना दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उस प्रकार का चक्रव्यूह रचा था महाभारत के अंदर जिसका शेप जो था वो बिल्कुल कमल की तरह था। तो अब नीले रंग की बाल्टी अपना चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी बना ले। देखिए, अब नंबर 1 नंबर 2, अब नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है? तो चलिए मान लेते हैं कि नंबर 1 वो है जो पुराना है और नंबर 2 है जो सबसे खास है। नंबर 1 उतना ज्यादा खास नहीं है, खास तो है लेकिन नंबर 2 जो सबसे ज्यादा खास है। अच्छा, वो नंबर 1 से परेशान है, वो नंबर 1 से लगता है थोड़ा बहुत नाराज है और नाखुश है। कारण क्या है? पहला कारण तो ये लगता है कि नंबर 1 अपने बेटे की शादी का कार्ड लेके सोनिया गांधी के यहां पहुंच गए। तो नंबर 1 दिखाना क्या चाहते हैं? नंबर 1 ये दिखाना चाहते हैं कि भैया सत्ता बदलने वाली है और सोनिया गांधी फिर यूपीए की चेयरमैन, इंडिया अलायंस की चेयरमैन बनने वाली हैं और इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो इसके पहले कि मामला गड़बड़ हो, आप सोनिया गांधी से अपनी संबंध बना लें। लेकिन राहुल गांधी ने उसमें चतुरता की, जब वो कार्ड लेके पहुंचे तो वो मजदूरों के बीच में जाके बैठ गए। तो मेरे को ऐसा, अच्छा, फिर बीएसएनएल में इन्वेस्टमेंट की बात हुई, फिर उसमें टाटास को इन्वॉल्व करने की बात हुई। तो अच्छा, एक तीसरा और नंबर 1 ने गड़बड़ कर दिया मामला। उन्होंने शादी में मोदी जी को बुलाया था और वहीं पे उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी शंकराचार्य को बुला लिया। अब शंकराचार्य वहां पहुंच गए। अच्छा, ये सारे गोदी मीडिया ने और सारे भक्तों ने सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किया था कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो कांग्रेसी हैं, क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद जी जो थे वो भी कांग्रेसी थे। अच्छा, वहां पे तो स्वामी जी के पैर वैर छू लिया मोदी जी ने। उन्हें लगा कि मोदी, अंबानी जी ने समझाया होगा कि आप पैर छुइए तो पंडित जी हैं, ब्राह्मण आदमी हैं, खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा, आशीर्वाद भी दे दिया उन्होंने, अपनी माला भी उनको पहना दी। अच्छा, बाहर निकल के फिर उन्होंने शास्त्र सम्मत और वेद सम्मत बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा
कि भैया ना मैं राजनीतिक आदमी हूं, ना मुझे राहुल से मतलब, ना मैं कोई सेकुलर आदमी हूं। देखिए हम सेकुलर हैं, मैं सेकुलर हूं, सनातनी सेकुलर हूं, और शंकराचार्य कहते हैं मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं सनातनी हूं और मेरा काम केवल सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो मैं तो जो शास्त्र और वेद के अनुकूल है, तो उन्होंने वहां तो पैर छुआ लिए, जिससे कि अब भक्त ये भी नहीं कह सकते कि शंकराचार्य जो है कांग्रेसी हैं, क्योंकि अगर कांग्रेसी हैं तो मोदी जी क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं, उन्होंने पैर क्यों छुए। अच्छा, पैर छूने के बाद बाहर जाके अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने फिर मोदी जी की आलोचना शुरू कर दी। अच्छा, उधर वो मंदिर छू रहा था, अब ये संसद भवन छूने लगा। तो उससे ये भी क्लियर हो गया कि संसद भवन में 1200 करोड़ में कम से कम 1000 करोड़ रुपए उन्होंने हेर फेर कर लिए। अरे आप सोचिए, मुगलों अंग्रेजों के जमाने में भवन नहीं छू रहे हैं, यहाँ जो है अभी जरा अच्छा कोई पुल बह जाता है, किसी दिन टूट जाता है, वो मंत्री जी नाराज हो जाते हैं, और मंत्री जी 5-5 पेंशन ले रहे हैं। पहले तो वो ले रहे हैं अपनी आईएएस की पेंशन, और उसके बाद 2-2 राज्यसभा की उन्हें भेंट दे दी गई है, उसकी पेंशन ले रहे हैं। और केवल पेंशन क्यों मिल रही है? क्योंकि वो गुजरात काडर के आईएएस अफसर है, मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया है। तो असली मुद्दा यह है, मुझे ऐसा लगता है, शेयर जो है आप देखिए A2 के बढ़ रहे हैं, A1 A1 के शेयर नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है इस समय, मोदी जी जो हैं और अमित शाह जी जो हैं, नंबर 1 से A1 से कोई परेशान है, उनसे कोई नाराज हैं, और A2 पे सारी कृपा दृष्टि बरस रही है, क्योंकि A2 भी चाहते तो हैं राहुल गांधी से मिलना और संपर्क साधना, लेकिन राहुल गांधी उनको भगा देते हैं। सोनिया जी तो चलिए सदाशयता उनके अंदर बहुत है और भारतीयता उनके अंदर बहुत है। कोई अतिथि आता है तो उनका आतिथ्य करना वो अपना धर्म समझती हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में होता है। उन्होंने मुकेश अंबानी जी की अवगत की, लेकिन राहुल गांधी ने अपना कर लिया। अच्छा, ईडी के रेड के बाद राहुल गांधी ने कर दी। भाई ईडी वाले भी तो, डर तो उनको भी लगता होगा ना, सीबीआई वालों को, ईडी वालों को, इनकम टैक्स वालों को। जब 4 महीने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के बाद सरकार बदलेगी और इंडिया अलायंस का कोई प्रधानमंत्री बनेगा और होम मिनिस्टर बनेगा, और उद्धव ठाकरे अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उसके बाद जो ये ईडी अधिकारी है जो निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं, ये क्या अनिल देशमुख छोड़ देंगे? ये संजय राउत छोड़ देंगे? ये क्या बाकी हेमंत सोरेन छोड़ देंगे? अरे एक एक करके पकड़ेंगे। उद्धव ठाकरे उसके बेटे को जिस प्रकार फंसाने के लिए अनिल देशमुख पे दबाव डाला जा रहा था, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि मुझ पर दबाव डाल रहा था कि आप आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान के केस में फंसा दीजिए, इनको जेल भेज देंगे। अब राहुल गांधी को जेल भेजेंगे तो इनको मुश्किल, ईडी रेड करेंगे तो इनकी मुश्किल, नहीं करेंगे तो इनकी मुश्किल। तो साथ छछूंदर की गति बना दी है राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की। जी, बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, जो आशंकाएँ जताई हैं, उसको लेकर जो विपक्षी सांसद हैं, उनके भी बयान सामने आए हैं। तो मैं सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी का बयान जो है, वो सुनवाना चाहूँगी। ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। जी, वहीं उद्धव ठाकरे जेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर कह रहे हैं, जिस दिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस से जुड़े सभी राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और ये साजिश यहां नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूं। क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू।
तो सर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान है और संजय राउत का भी बयान है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईडी इतना जो है वो मोदी सरकार इतना डरी हुई है उनके भाषण से और राहुल गांधी के तेवरों से कि ये तो नॉर्मल बात है, ये कभी भी हो सकता है। देखिए, एक निधि मुझे बात नहीं समझ में आई। राहुल गांधी ने यह कहा जब ईडी वाले आएंगे तो मैं उन्हें चाय और बिस्किट खिलाऊंगा और मेरी तरफ से होगा। भाई, हम जो राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, हमें तो 4 छोटे वाले समोसे और 1 चाय सबको मिली थी। हमें समोसा खिलाए और ईडी वालों को बिस्किट खिलाएंगे, तो ये बिस्किट का रहस्य मुझे समझ में नहीं आया। भाई, हमें अगर समोसा खिलाया तो उनको भी समोसा खिलाइए, या बिस्किट भी कुछ उसके प्रकार होते हैं, आसाम वालों के लिए अलग होते हैं, ईडी वालों के लिए अलग होते हैं, ये राहुल गांधी जाने। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी, अब आप बताइए, पिछले 10 साल के अंदर आप एक निधि सर्वे करा लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस के दफ्तर डिप्लीटेड हालत में हैं। बिजली का और एसी का खर्चा देने की हैसियत नहीं है उनके पास, इतना उन्हें भिखारी बना दिया गया है। और हिंदुस्तान के हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार ऑफिसेज बने हुए हैं, जिसके अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनड, उसके अंदर सारी हैं और सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से ये जिस प्रकार से अब राहुल गांधी के ऊपर आप रेड करेंगे, अच्छा, अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है और आपका सूचना तंत्र इतना मजबूत है, तो लीडर अपोजिशन को खबरें कैसे मिल रही हैं? इसका मतलब यह है कि ईडी वाले अब ये डरने लगे हैं कि कल सत्ता बदलेगी, उसके बाद तो इंक्वायरीज होंगी, उसके बाद तो परेशानी बढ़ेगी, इसलिए वो अपना रुख बदल रहे हैं। अच्छा, एक अमित शाह जी अपना अलग स्टेटमेंट दे मार रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब वायनाड में हमने पूर्व सूचना दी थी और उसके बावजूद नहीं रोका गया। अरे भैया, अगर भूस्खलन होने वाला, निधि मैं तुमको बताता हूं, चलो 4 दिन के बाद उत्तरांचल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर बादल फटे हैं। मान लीजिए मैं पूर्वानुमान बता दूं कि बादल फटने वाला, तुम क्या करोगी? तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, तुम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, तुम क्या करोगे? भूस्खलन को कैसे रोक लोगे? अगर पूर्व सूचना मिल गई, भूस्खलन को कैसे रोक लोगे? तो राहुल गांधी कैसे रोक लेते? लेकिन हां, अगर मणिपुर के अंदर पता था कि वहां लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन इतनी ज्यादा खराब होने वाली है और 14 महीने से आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, अरे गृह मंत्री महोदय, आपको जो पूर्व सूचना होगी वहां इतना मामला गड़बड़ है, चीफ मिनिस्टर को तो हटाते ही नहीं आप, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करा नहीं पाते। अब ये मुझे बता दें अमित शाह जी, एक बार कभी भी आपको बता दें, संजय जी को बता दें कि भैया अगर भूस्खलन की सूचना दे भी दोगे तो भूस्खलन को राहुल गांधी कैसे रोकेंगे? केवल हनुमान जी में ताकत है कि उसको रोक पाए, और हनुमान जी इस समय हमारे देश में मौजूद नहीं है, वो हवा में व्याप्त है। लेकिन असली ये ढोंगी और ये पाखंडी सनातनी थोड़ी बताएंगे। अरे बेचारा राहुल गांधी और प्रियंका दोनों वहां जाके वायनाड के जनता के समकक्ष अपने वोटर्स के साथ खड़े हुए हैं। अमित शाह जी गए वहां पर, मोदी जी गए वहां पर, वायनाड के लोगों के आंसू पहुंचे उन्होंने। अरे ये 2 बच्चे तो वहां पहुंचे हुए हैं, कम से कम जनता का दुख तो बांट रहे हैं। और ये कैसे आदमी जो है बादल फटने से रोक सकता है? अरे आप संसद के भवन को चूने से तो रोक नहीं पाए, वहां 1200 करोड़ का आपने घपला कर दिया। आप राम मंदिर को तो चूर, फिर बताते हैं वो राम मंदिर इसलिए चूरा है कि एक तार लगा हुआ था, तार के अंदर पानी था और पानी नीचे आ गया। फिर वो संसद भवन में बताते हैं उसके अंदर एक प्लास्टिक शीट थी, प्लास्टिक शीट हमने उसमें ठीक से एडजस्ट नहीं हुई थी। अरे भैया, ये क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू आके बताएंगे कि प्लास्टिक शीट ठीक से लगाओ? अच्छा, ये भी सुना है आपने भी, आपको भी खबर मिली होगी, अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूर आधे लौट नहीं रहे हैं काम करने के लिए, वहां भी काम रुका हुआ है, क्योंकि मजदूरों को समझ में आ गया है कि ये जो है धर्म विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं और पाप का दंड उनको भी भुगतना पड़ेगा। वो बेचारे भी अपना गांव में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जी सर, लेकिन उधर राहुल गांधी ने आशंका जताई अपने घर जो है ईडी के आने की, लेकिन लगता है ईडी रास्ता भूल गई। जाना था राहुल गांधी के घर और पहुंच गई जौनपुर के जो सांसद हैं और लोकसभा में सपा के उपनेता भी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनके लखनऊ के घर पर पहुंच गई। और इस बार ऐसे वैसे नहीं पहुंची, बाकायदा बुलडोजर लेकर पहुंची है। और बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ भाजपा ने जो है वो कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया था और भाजपा ने पूरा जोर भी लगाया था उनको जिताने के लिए, लेकिन कृपा शंकर कोई मामूली नेता नहीं है, उन पर इनकम टैक्स से लेकर ईडी तक न जाने क्या क्या कार्रवाई हो चुका है, लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर वो भी साफ हो गए। लेकिन अब जो है उनके घर पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है और देखिए कार्रवाई अब उन पर हो गई है। तो
क्या लगता है आपको कि कार्रवाई केवल राहुल गांधी ही नहीं, सारे विपक्ष के नेताओं पर अब या तो ईडी रास्ता भूल गई या तो फिर जाना ही वही था? देखिए, आपको निधि पता होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन यादव ओबीसी में बैकवर्ड्स के सबसे बड़े नेता बाबू सिंह कुशवाहा हैं। बाबू सिंह कुशवाहा सबसे ज्यादा सम्मानित नेता हैं और इतनी ज्यादा उनकी फॉलोइंग है। मेरे को लगता है कि मोदी जी की बिल्कुल राजनीति में पलीता लगाने का कोई प्रयास कर रहा है। अब बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से ये जो 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं, या तो ये अमित शाह ने करवाया है जिससे कि योगी जी 10 सीट हार जाएं, फिर उनको हटाया जा सके, या योगी जी ने कहा बेटा ठीक है ईडी रेड तुम कराओ, बुलडोजर मैं भेज देता हूं, जिससे सारे ओबीसी नाराज हो जाएं और तुम्हारी सत्ता दिल्ली वाली गिर जाए, जिससे मेरी सत्ता लखनऊ की बच जाए। तो अब तो ये देखना है लखनऊ की सत्ता पहले गिरती है या दिल्ली की सत्ता पहले गिरती है। मेरे को ऐसा लगता है दिल्ली की सत्ता पहले गिरेगी। जिस दिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, विद इन 24 आवर्स दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। जी सर, लेकिन इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़े वो नेता हैं और अखिलेश यादव ने भी इस पर निशाना साधा है और इस पर कड़ी निंदा की है, उनके घर ईडी की कार्रवाई की, पर अचानक ये सब, वो भी 2012 का केस है ये। नहीं, उनके लिए 2012 2009 वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच सकते हैं, टीपू सुल्तान हैदर अली तक पहुंच सकते हैं, औरंगजेब और जहांगीर तक पहुंच सकते हैं, ये तो चलिए 20-25 साल पुराने केस हैं। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू को मरे 60 साल हो गए। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि भाई जो मृतात्मा हो उसे केवल प्रणाम किया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इस देश के लिए कितना है कोई भी बुद्धिमान आदमी जानता है। मूर्खों को मुझे नहीं लगता जानते होंगे। मूर्ख तो मूर्ख होते हैं, उनका ज्ञान तो व्हाट्सएप से आता है, वहां के वो पीएचडी किए हुए होते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इस देश को बनाने में जितना है, पूरे विश्व के अंदर जितना सम्मान महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का है उसको मिला लें तो बाकी लोगों का उतना नहीं होगा। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, एक सरदार पटेल का, एक महात्मा गांधी का और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये 4 लोगों का सम्मान है पूरे विश्व में। अब वहां ये थोड़ी है कि ये लोग को गुजराती लोगों को जाते थे और ढोकला और फाफड़ा खिला के उनसे ताली बजवाते थे। अरे वहां तो जब जापान जाते थे जापानी लाइन लगा के खड़े होते थे, अमेरिका जाते थे तो गोरे वहां पे खड़े रहते थे। अरे ये तो अपने हिंदुस्तानियों को ले जाते हैं, 50 लोगों को हवाई जहाज में ले जाते हैं, वही खड़े हो जाते हैं, वही हल्ला मचाते हैं, वही वापस चले आते हैं और हो सकता है 10-5 हजार डॉलर उनको मिल जाते हो। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की, इंदिरा जी के जमाने की जरा क्राउड देखिए, उस सब गोरे होते थे। आज के समय में मोदी जी के जमाने में सारे के सारे हिंदुस्तानी दिखते हैं और सारे गुजराती दिखते हैं। जी सर, आप लेकिन यूपी में भले ही ये सारी चीजें चल रही हैं, तो दूसरी ओर जो लगातार सरकार है और संगठन है, उसके बीच की लड़ाई भी बढ़ रही है और आज फिर से ऐसा ही हुआ। कल जब विधानसभा में नजूल बिल जो है वो पेश हुआ था यूपी विधानसभा में, तो इस बिल के खिलाफ विपक्ष तो था ही, पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसका जमकर विरोध कर दिया है। बात यही तक नहीं रुकी, आज विधानसभा जो विधान परिषद है वो, उसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इसका विरोध किया। अब ये बिल जो है वो समिति को भेजा जाएगा। अब ये मतलब ठंडे बस्ते में चला गया है। तो इसको लेकर अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि जो है ये बिना चर्चा के लाया गया है बिल और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को जो नजूल भूमि संबंधी विधेयक है उसको तुरंत वापस लेना चाहिए, बिना विमर्श के लाया गया है। ये न सिर्फ गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं की विपरीत भी है। तो यहाँ पर जो एनडीए के सहयोगी हैं और उनके ही विधायक है वो भी इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं लेगी? नहीं, थमने का नाम लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। या तो एक पहलवान मरेगा या दूसरा पहलवान मारा जाएगा और हो सकता है दोनों पहलवान एक दूसरे को मारने के चक्कर में मर जाएं और एक साथ ही दोनों सरकार गिर जाएं। जितने लोगों का आपने नाम लिया, चाहे वो भुवन चौधरी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओपी राजभर हो, ये सारे के सारे दिल्ली के इशारे पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे जो वहां के गोरखपुर के सांसद हैं, वो पहले रवि किशन जी, वो योगी जी के आदमी हैं, वो मोदी जी पे आक्रमण कर रहे हैं। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुझे भविष्य में कोई टिकट नहीं देने वाला है। तो बैटल लाइन्स आर ड्रॉन
और मुझे नहीं लगता है कि अब ये लड़ाई जो है, एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में दो पहलवान गए, उन्होंने कहा साहब हम जो है मल्ल युद्ध के बड़े पारंगत हैं। तो राजा ने कहा अच्छा कौन ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने कहा साहब अभी 5 मिनट में सिद्ध करते हैं। वो लड़ने लगे आपस में, दोनों ने एक दूसरे को इतना पटका दोनों मर गए। देखिए एक होता है विवेकशील साहस, एक होता है विवेकहीन साहस। ये है विवेकहीन साहस, विनाश काले विपरीत बुद्धि का इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। राहुल गांधी नेता की तरह उभर रहे हैं। आप संजय राउत का स्टेटमेंट देख लीजिए, आप जो राघव चड्ढा हैं उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। मैंने जिनसे कल्पना नहीं कर सकते थे कि आम आदमी पार्टी और वहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग राहुल गांधी को बिल्कुल उसके नेतृत्व में पीछे चलने को तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं। देखिए आज के तारीख में लेट अस बी वेरी फ्रैंक, आज से 6 महीने पहले की स्थिति अलग थी, 2 साल पहले की अलग थी। आज की स्थिति यह है, आज के तारीख में जैसे पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के अंदर कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से इमर्ज कर रहे हैं, दलित और मुसलमान, दलित पूरी तरह से 90% दलित आज राहुल गांधी के साथ हैं। तो अगर जैसे अखिलेश ने तो बड़ा अच्छा रणनीति बनाई, साझा रणनीति बनाई राहुल गांधी के साथ और मिलजुल के आगे बढ़े, तेजस्वी यादव ने थोड़ा बचपना दिखाया, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। पप्पू यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया, वहां पे जो कौन है वो शाहबुद्दीन की पत्नी थी जो इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, उनका शीना साहब या क्या नाम है उनका, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने थोड़ा सा बाल हट दिखाया। अगर उन्होंने कांग्रेस को आज भी ज्यादा स्पेस देंगे और पप्पू यादव से भी राइवलरी को छोड़ देंगे और पप्पू यादव को भी उभरने का प्रयास करने देंगे, तो आज के तारीख में नेशनल परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी और बिहार के परिप्रेक्ष्य में पप्पू यादव दे हैव इमर्ज्ड एज ए ग्रेट लीडर। तो राहुल गांधी को एक तरफ एक है, और उधर बीजेपी क्या मैसेज दे रही है। अब यहाँ योगी जी हैं, फिर वो गडकरी साहब जो है बजट का वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रेल मंत्री जो है गाली गलौज कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा स्पीकर जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं या उनको लीज पे मिली हुई है सीट। अगर जिस दिन लीज खत्म कर देंगे, जिस दिन वो बीजेपी को टोका टाकी करेंगे, तो अच्छा वहां येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र जो है उनके खिलाफ विद्रोह हो गया है। वहां पे जेडीएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पदयात्रा में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश का यह हाल है, बंगाल का हाल सबको पता ही है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी एक अनडिस्प्यूटेड लीडर की तरह उभर के सामने आ रहे हैं। आज के तारीख में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी जी की पॉपुलैरिटी से डबल है। जी बिल्कुल सर, कल आपने देखा होगा कि रेल मंत्री कैसे गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग रील बनाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जो है मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उसी लाइन का रील बनाकर पोस्ट करी है और तमाम लोग वायरल कर रहे हैं और अपने ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट करी है। तो इस तरह का वक्तव्य जो उन्होंने दिया है उसका खुद ही वो मजाक बनवा रहे हैं कि हम रील बनाने वाले लोग नहीं है। भाई निधि देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, आप लोगों ने 4 PM ने और यूट्यूबर्स ने गोदी मीडिया की नींद हराम कर रखी है। मैं कल एक गोदी मीडिया के प्रोग्राम में गया, मेरे प्रोग्राम में कम से कम 3 बार मुख्य एंकर जो बड़े फेमस एंकर हैं और उनके पैनलिस्ट हैं यूट्यूबर्स को गाली दी, मुझे भी दी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दी। तो वो गाली मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि यूट्यूबर से ये डरने लगे हैं, क्योंकि आपकी दर्शक जो है वो जो लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो राष्ट्रहित जानने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग आजकल गोदी मीडिया छोड़ चुके हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है उनका। तो ये जो बात आप कह रही हैं, वास्तविकता में आपने उनको परेशान कर रखा हुआ है। दिन भर आप प्रोग्राम चलाते हैं, कभी वो राजीव रंजन सिंह आ जाते हैं, कभी वो संजीव श्रीवास्तव आ जाते हैं, कभी वो संजय सिंह अभय दुबे आ जाते हैं। तो सारे दिन वो बेचारे अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्हें 35,000 व्यूज नहीं मिलते और आपको यहाँ 10-10 लाख व्यूज मिल जाते हैं। कहाँ आपके 37 करोड़ व्यूज हैं, खर्चे कुछ है नहीं, और उनके खर्चे बड़े बड़े हैं और इनकम कुछ है नहीं। तो आपने तो उनको परेशान कर रखा है भाई। जी, और इसी को लेकर सुप्रिया सुले का भी बयान आया, जो रेल मंत्री हैं उनको लेकर। तो मैं वो बयान सुनवाना चाहूंगी। में 21 मौतें हुई हैं इस देश में रेल हादसों में, और इस देश के रेल मंत्री सदन में कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात है।
ये छोटी बात है। पूछिएगा उन परिवारों से, उनके परिजनों से, उनके चाहने वालों से जिन्होंने 21 लोगों को रेल हादसों में खोया है। असल में तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर अश्विनी वैष्णव जी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आपको ज्यादा चिंता क्या है कि यह बात सोशल मीडिया पे चल रही है? आपको ज्यादा चिंता है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, या आपको ज्यादा चिंता यह होनी चाहिए कि जो लोग आज रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हैं उनको यह पता ही नहीं है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आपको चिंता होनी चाहिए कि बार बार पटरी से रेल क्यों उतर रही है? आपको चिंता होनी चाहिए कि इस देश में जिस कवच का आप ढिंढोरा पीटते हैं वो 1 साल में महज 20 किलोमीटर पर ही क्यों लगा। लेकिन आपको इन सब मामलों की चिंता नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आप इससे परेशान हैं कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है सोशल मीडिया में। कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है? कांग्रेस का सोशल मीडिया इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा क्योंकि ये आम जन की सुरक्षा का, उनकी सहूलियत का, उनकी रेल यात्रा का मुद्दा है। मेक योर पीस विद इट, दैट्स व्हाट वी वांट टू टेल यू। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ रेल मंत्री जी, रील बनाते बनाते आप शायद पूरी निर्लज्जता से ये भूल गए कि आपके पहले इस देश में रेल मंत्री हुए हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। रेल सुरक्षित नहीं रही, रेल पटरियों से उतर रही है, कवच जो आप प्रणाली लेकर आए थे वो 20 किलोमीटर से ज्यादा लग नहीं रही है पूरे 1 साल में, और आप सदन में खड़े होकर रेल में हुई मौतों को छोटी बात कह रहे हैं। आइंदा के लिए याद रखिएगा, कांग्रेस का सोशल मीडिया इस बात को और पुरजोर तरीके से उठाएगा। तो सर, आप तो कह रहे थे कि जो है गोदी मीडिया सोशल मीडिया वालों से बहुत चिढ़ा हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के नेता भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं सोशल मीडिया की ताकत से। नहीं, सुप्रिया जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस का आईटी सेल और कांग्रेस का सोशल मीडिया। देखिए, मेरे को कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। 4 PM को कांग्रेस से, जितने हम सोशल मीडिया वाले हैं जिनकी कम से कम 150-200 करोड़ की व्यूअरशिप है 1 महीने की, हम लोगों का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, हम भारत माता के लिए कर रहे हैं। तो जितना सुप्रिया जी आपके कांग्रेस वालों का योगदान है उससे ज्यादा हमारा योगदान है। हमें धन्यवाद देना मत छोड़िए। अच्छा, मुझे लखनऊ जाना है आज से 15-20 दिन के बाद। अब मैंने रिजर्वेशन कराने की सोची। अच्छा, वो हवाई जहाज या तो बहुत सुबह जा रहा था या वो दोपहर में जा रहा था, मैं प्रोग्राम अटेंड ना कर पाता। अब मैं ट्रेन का देखने लगा, मेरी पत्नी ने मुझे इतना हड़काया और मेरे भाई और मेरी बहन और जीजा और पता नहीं किस किस के फोन आने शुरू हुए। अरे यार, तुम्हें अखिल नहीं पता है कि अश्विनी वैष्णव जो है वो देश के रेल मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी हैं, उन्होंने हरा झंडी दिखाई है। अब तुम ट्रेन जैसे जाने की बात कर रहे हो, तुम ट्रेन से क्यों जाओगे भाई? अरे मैंने कहा यार, ट्रेन से जाऊंगा तो भी इन्हीं की है, हवाई जहाज से जाऊंगा तो भी इन्हीं की है, सड़क जाऊंगा सड़क धंस जाएगी तो मैं क्या करूंगा? अब भैया, अगर ये 2024 में इनको सत्ता मिल गई है तो हमारी जान खतरे में तो है। अब भगवान से प्रार्थना करता हूं उस दिन भैया रेल को सुरक्षित रखना, पूरे रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जाऊंगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और केवल आप ही नहीं है, मतलब इतने लोग डरे हुए हैं इससे, कितने इतने रेल हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, सड़कें धसी जा रही हैं, हवाई यात्रा में भी यही हाल है। और जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी रेल मंत्री जो है वो रील बनाने में मस्त है। लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है रेड को लेकर, इसको लेकर अब माहौल गर्मा गया है और एक एक करके बहुत लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। संजय सिंह का भी बयान इस पर सामने आया है, एक बार बयान सुनाते हैं। कह रहे कि ईडी के इनसाइडर ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर भी प्लानिंग की जा रही है कि अब रेड हो सकता है, क्या कहेंगे? इसमें कोई झूठी बात नहीं है। देखिए, जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है, और यही हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, यही केजरीवाल जी के साथ हुआ, यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि अब वक्त बदल गया है, आप ये सब मत कीजिए। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को 24 पे पहुंचेंगे और फिर आगे 2 पे पहुंचेंगे। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। सर, ये इस बात से आपको क्या लगता है कि अभी तो 240 से पहुंचे, कल 2 पर भी पहुंच सकते हैं?
अरे अगर चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष होता निधि, ये 2 ही पे हैं, बाकी 239 तो इन्होंने चुनाव आयुक्त महोदय ने और मुख्य चुनाव आयुक्त ने इनको पहुंचाया है। जिस प्रकार से 5 करोड़ वोट की हेराफेरी हुई है और सारा मामला जो है क्या किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जनता ने जो उसे करना था, जनता का जो कर्तव्य देश के प्रति था, उसने पूरा किया, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे अब संजय सिंह का स्टेटमेंट देखिए, राहुल गांधी का समर्थन किया, राघव चड्ढा ने किया, संजय राउत ने किया, अखिलेश यादव बिल्कुल राहुल गांधी की रक्षा में हनुमान जी की तरह कूद पड़े, उन्होंने बिल्कुल अपने ऊपर सारा बोझ उठा लिया। उधर तेजस्वी यादव, मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार इतनी बुरी तरह से घेर लिया है। मुझे लगता है कि आप जैसे कह रहे थे ना, इनको वो होता है क्या कहते हैं, मिर्ची लगती है, मिर्ची नहीं लगती है, इनकी पूंछ पे पटाखा बांध दिया है और उसमें माचिस दिखा दी है कांग्रेस ने। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। अब आप ये मत पूछिएगा उनकी पूंछ है कि नहीं है, ये आप पास जाके कंफर्म कर लीजिएगा, मिल जाएगी आप। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, हम कर रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी के घर पर रेड की खबरें जो है उन्होंने खुद कहा है कि हमारे घर पर रेड होने वाली है, ऐसा मुझे ईडी के सूत्रों से जानकारी मिली है। इसी को लेकर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।